हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण और इसका प्रभाव, यानी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इफेक्ट। तो अंग्रेजों के आने के बाद में भारत के अंदर खेती का वाणिज्यीकरण शुरू हुआ। इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा वो हमें पढ़ना है। वाणिज्यीकरण से मतलब है खेती का बिजनेस के रूप में उपयोग करना, इसका जो है व्यापारिक जो उद्देश्य से खेती करना। तो अंग्रेजों के आगमन से के पहले जहाँ कृषि उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर था, वहीं अंग्रेजों के आने के बाद कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई। भूमि पर आश्रित लोगों की संख्या बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उनके रोजगार, जो कुटीर उद्योग वाले थे, उनके रोजगार खत्म कर दिए गए, तो वो लोग खेती की ओर बढ़े। इसलिए जमीन पर आश्रित लोगों की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण उत्पादन में भारी गिरावट आई। क्योंकि जमीन तो उतनी है, लोग ज़्यादा हो गए खेती करने वाले, तो उत्पादन में गिरावट आ गई। क्योंकि भूमि सीमित थी और जो जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार होता गया, सरकार का खर्च भी बढ़ता गया, और ब्रिटिश सरकार का खर्च बढ़ता गया, और खर्च को पूरा करने के लिए लगान में भी वृद्धि की जाती रही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लगान भी बढ़ोतरी कर रही है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। लगान की इस अमानवीय व्यवस्था ने उत्पादन को महंगा बना दिया। तो ज़्यादा लगान होने की वजह से जो है खेती अब जो है फायदेमंद नहीं रही, जिसके परिणामस्वरूप खेती की पिछड़ेपन में आर्थिक व्यवस्था ही कोई नहीं, बल्कि उससे राजनीतिक खतरा भी बना दिया। और भारी लगान व साहूकारों की मनमानी के कारण किसान ऋणग्रस्तता में दबता गया। तो लगान ज़्यादा होने की वजह से, और किसान जो है फिर लगान नहीं चुका पाते तो साहूकारों की शरण लेते थे। इस वजह से किसान जो है इन साहूकारों के कर्ज के बोझ में दबते चले गए, और उस पर दुखों का बोझ बढ़ता गया, यानी किसान जो है दुखों में घिर गया। अब लेते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है। तो कृषि और किसानों की दुर्गति करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कृषि नीति ही नहीं बल्कि औद्योगिक नीति भी जिम्मेदार थी। मतलब किसानों की जो बुरी हालत की है एग्रीकल्चर की और फार्मर्स की, इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कृषि नीति और साथ साथ उसकी औद्योगिक नीति दोनों ही जिम्मेवार थी। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किया था, उसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड की और भी कोई भी कंपनी जो है भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, और मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इसमें जो है सभी को व्यापार की अनुमति दी गई, यानी भारत के अंदर जिसको भी फायदा दिखे वो व्यापार कर सकता है। अब भारत केवल एक पूंजीवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला देश ही नहीं था, बल्कि ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए एक मंडी भी बन गया था। तो भारत जो है इंग्लैंड जैसे पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने वाला मात्र वो देश नहीं रहा, बल्कि उन पूंजीपतियों के लिए जो वहाँ बिजनेसमैन थे उनके लिए भी एक मंडी बन गया यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए, जिसके कारण यहाँ के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण से यहाँ के जो छोटे मोटे उद्योग थे गाँव के अंदर, छोटे शहरों के अंदर, वो कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, अतः उससे अपने उद्योगों के लिए सस्ते कच्चे माल की आवश्यकता थी। इंग्लैंड के अंदर 1770 से 1770 से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। तो इस औद्योगिक क्रांति की वजह से अंग्रेज उद्योगों के जो सस्ते कच्चे माल की ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत, इंग्लैंड को जरूरत थी, जिससे वो भारत में कच्चे माल का उत्पादन करने वाले देश बन गया। तो भारत जो है अभी अंग्रेजों के लिए, ब्रिटेन के लिए कच्चा माल बनाने वाला एक देश के रूप में काम आ रहा है। मतलब यहाँ पर तैयार माल नहीं हो रहा है, यहाँ से कच्चा माल सीधा ही वो इंग्लैंड जा रहा है। अब भारत को ब्रिटेन में बने माल का बाजार और कच्चे माल भेजने वाला एक उपनिवेश की भूमिका निभाई। यानी अब भारत जो है इंग्लैंड को कच्चा माल भेज रहा है और वहाँ का तैयार माल यहाँ आ रहा है। तो ब्रिटेन में बने माल को तो वो भारत में बाजार में लाके बेचा जा रहा है, और यहाँ का कच्चा माल जो है वो ये इंग्लैंड भेजा जा रहा है। तो वो एक उपनिवेश इस टाइप का भारत बन गया है। तो भारत को अब केवल उन्हीं वस्त्रों का उत्पादन करना था जिसकी इंग्लैंड की मिलों एवं इंग्लैंड के निवासियों की आवश्यकता थी। मतलब भारत जो है अब इंग्लैंड के अनुसार ही उन्हीं वस्त्रों का उत्पादन कर रहा है जो इंग्लैंड की मिलों को ज़रूरत थी, इंग्लैंड के लोगों को ज़रूरत थी। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसानों को जब हाथों हाथ नगद राशि की आवश्यकता थी, तो अब जो है जो पूंजीवादी व्यवस्था में किसानों को क्या है
कि जब नगद धन की आवश्यकता थी तो इसलिए किसान क्या कर रहे हैं कि उन फसलों को उगाने के लिए मजबूर हो गए जो बाजार में क्रय विक्रय हो सके। मतलब ऐसी फसलें किसान उगाने के लिए मजबूर हो गए, उनको हाथों हाथ नगद पैसा मिल रहा है तो वो उन्हीं फसलों को उगा रहे हैं जो बाजार में खरीद फरोख्त हो सके, जिनकी बिक्री हो, जिनकी मांग हो, जिनकी डिमांड हो फैक्ट्रियों के लिए। तो इस प्रकार के उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन के फलस्वरूप एक ऐसे तत्व का उद्भव हुआ जिससे कृषि का वाणिज्यकरण की संज्ञा दी जाती है। तो बाजार में ऐसी फसलें पैदा करना जो बाजार में खरीदो और बेची जाए, जिसकी मांग हो, जो उद्योगों में काम आए, तो ऐसी फसलों को उगाना, यानी व्यापार के उद्देश्य से फसलें उगाना, वो कृषि का वाणिज्यकरण है। अब केवल किसान वही फसलें उगाने लगा जिसका देशी विदेशी बाजारों के दृष्टिकोण से अधिक मूल्य था। अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा इन उत्पादों को बढ़ाने के लिए अग्रिम राशि मतलब एडवांस धन भी दिया जाता था। इन किसानों को अग्रिम धनराशि भी दी जाती थी। 1853 ईस्वी के बाद तो ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में पूंजी निवेश के कारण नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि की खेती पर भी बल दिया। तो 1853 के बाद में ब्रिटेन के पूंजीपति वर्ग हैं जो भारत के अंदर इन खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़ के ऊपर खेती को इनको बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में यूरोपीय व ब्रिटिश पूंजीवादी की पहली पसंद थी चाय, कॉफ़ी, रबड़, नील के बागानों में। इनके बागानों में इनकी रुचि थी, इनको यहाँ ज़्यादा इनकम हो रही थी। बिहार, असम, उत्तर प्रदेश के नील बागानों में मजदूरों की हालत जो गुलामों की भांति हो गई थी और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप और बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के कारण नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को मुक्ति प्राप्त हुई थी। ये जो अंग्रेज सरकार के गुलाम बन गए थे बिहार, असम, उत्तर प्रदेश के मजदूर नील किसान, तो इनको मुक्ति मिली प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, जब पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की लहर फैली, भारत में भी राष्ट्रवाद की लहर फैली, तब जाके इनको मुक्ति मिली गुलामी से। चाय, कॉफ़ी के बागानों ने भी ब्रिटिश पूंजीपतियों को पूंजी निवेश के लिए आकर्षित किया। तो भारत के अंदर जो चाय और कॉफ़ी के बागान थे उनकी तरफ भी ब्रिटिश पूंजीपति लाभ कमाने के लिए आकर्षित हुए। इन बागानों में किसी प्रकार के श्रमिक कानून लागू नहीं थे। मजदूरों के हित के लिए जो कानून थे वो इन बागानों में कोई भी लागू नहीं थे ऐसे कानून। इसलिए बागान मालिक इन श्रमिकों का जीवन भर शोषण करते थे। जूट उद्योग में भी यूरोपीय ब्रिटिश व्यापारियों ने काफ़ी पूंजी निवेश किया, बहुत धन लगाया। इन उद्योगों से उद्योगपति भारी मुनाफा कमाते थे, परंतु कच्चा माल देने वाले किसानों को उनके उत्पादन की बहुत ही कम कीमत मिलती थी। तो इन प्रॉफिट कमा रहे हैं यूरोपियंस और ब्रिटिश व्यापारी, और जो कच्चा माल दे रहे हैं किसान उनको, उनकी जो माल है कच्चा माल उसकी कीमत बहुत कम दे रहे हैं, उनको प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। पूंजीपतियों और व्यापारियों को, यूरोपियंस को ही लाभ हो रहा है। तो ये कृषि का वाणिज्यकरण था। अब इस वाणिज्यकरण का प्रभाव क्या पड़ा? पहला है, इससे किसानों की निर्धनता में बढ़ोतरी, किसानों की गरीबी और बढ़ गई। कृषि के वाणिज्यकरण के अंतर्गत तैयार की जाने वाली वस्तुओं से व्यापारी वर्ग व अंग्रेजों की सरकारी कंपनी को काफ़ी लाभ हुआ, परंतु इन फसलों ने किसानों की निर्धनता को, गरीबी को और अधिक बढ़ा दिया और इसमें गरीबी में और वृद्धि कर दी। इसका मुख्य कारण था व्यापारियों की छल कपटपूर्ण नीति थी। व्यापारी जो छल कपट करके इनको कम कीमत दे रहे थे और जो नीतियाँ अपना रहे थे वो इसका जिम्मेवार थी। ये व्यापारी खेत में खड़ी फसलों को ही सस्ते दामों में खरीद लेते थे। किसान की कोई मजबूरी होती थी, उसको पैसा चाहिए तो वो कम कीमत पर खड़ी फसल को ही खरीद लेते थे, और किसान अपनी तत्कालीन जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए फसल को जो है मंडी में ना ला करके मंडी में जा करके बेचने के बजाय कटाई के समय खेत में खड़ी फसल को या खेत में ही बेच देता था, क्योंकि अगर किसान को पैसे की कोई तत्काल ज़रूरत होती थी तो उसका ये फ़ायदा उठा लेते थे व्यापारी लोग। कई बार व्यापारी बुआई के समय किसानों को ऋण देते, मतलब खेत में फसल बोते समय ऋण देते थे कि ये फसल बो, तुम्हें ये ऋण है। तो मतलब कि ये पहले ही बेच देते थे, फसल उगाने से पहले ही। तो ऋण देते समय फसल उसी को बेचने के लिए विवश करते हैं, यानी जब फसल हो जाएगी तो मुझे ही देना है। व्यापारियों को ये ऋण दे करके फसलें उगाई जाती थी। इस प्रकार की परिस्थितियों में किसानों की निर्धनता बढ़ती गई। सेकेंड है अकाल का प्रकोप।
तो कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्यान्नों में भारी कमी आई, क्योंकि वो किसान वही फसलें उगा रहा है जो व्यापार के लिए उपयोग किए। तो खाद्यान्न खाने वाले अनाज के उत्पादन में भारी गिरावट आई, जिससे अकाल पड़ने लगे, यानी मुसीबत के समय, बिना बरसात के समय खाने को कुछ नहीं है। ब्रिटिश भारत में अकाल व सूखों का प्रत्यक्ष कारण ब्रिटिश औद्योगिक और कृषि नीति थी। तो अंग्रेजों के अधीन जो भारत था उसके समय अकाल और सूखे पड़ते थे, उसका सीधा कारण था अंग्रेजों की औद्योगिक और कृषि नीति जो वो चला रहे थे। परिणाम स्वरूप प्रत्येक अकाल के समय हजारों लोग भूख से तड़प तड़प करके अपनी जान गंवा देते थे। तो ये दूसरा प्रभाव हुआ। फिर तीसरा, किसानों का विद्रोह। जब शोषण हुआ तो विद्रोह ही होगा। तो बढ़ती हुई आर्थिक परेशानियों व यातायात में सुधार के कारण गांव और गांव शहर परस्पर समीप आए। तो जैसे परिस्थितियां बदली, यातायात में सुधार हुआ, तो एक गांव दूसरे गांव के संपर्क में आया, एक गांव एक शहर के संपर्क में आया। तो इस प्रकार आपसी सहयोग की स्थापना हुई। इस सहयोग से राजनीतिक चेतना को हुआ, इन लोगों को जो है ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ, चेतना हुई, और इस चेतना से किसानों की शोषणकारियों के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया। तो जो उनमें जागरूकता आई, तो उनको पता लगा कि उनका शोषण हो रहा है, तो इसके लिए वो इस विद्रोह के लिए उत्तेजित हुए। यही कारण है कि जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था मजबूत होती गई, वैसे वैसे किसानों के विद्रोह भी होते गए। तो एक परिणाम ये भी निकला किसान विद्रोह के रूप में। अन्य प्रभाव है कि अंग्रेजों से पहले भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। अंग्रेजों के आने से पहले गांव के अंदर सभी लोग जो है आत्मनिर्भर थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को तोड़कर गांव और शहर के बीच विनिमय शुरू किया। इसका परिणाम यह निकला कि अब ग्रामीण लोग शहर से दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने लगे, जिससे ग्रामीण कारीगरों और दस्तकारों यानी मजदूरों की ग्राहकी को भारी धक्का लगा। तो जब गांव के लोग शहर की चीज़ें खरीद रहे हैं, जो विनिमय शहर में भी खरीद फरोख्त शुरू की, तो शहर की चीज़ें खरीदते तो गांव के लोगों की चीज़ों की बिक्री कम हो गई, जिससे उनको गांव के जो कारीगर हैं, दस्तकार हैं, उनकी इनकम को धक्का लगा, और गांव की आत्मनिर्भरता भी खत्म हो गई। यानी गांव के इन छोटे उद्योग वाले, छोटे काम करने वाले हथकरघा वालों को नुकसान हुआ, वो उनकी जो है रोजी रोटी खत्म हो गई। ब्रिटिश सरकार ने राज्य के सामंती व्यवस्था को तोड़कर नई आर्थिक वर्ग, जमींदार वर्ग, छोटे काश्तकार वर्ग, खेतिहर मजदूर वर्ग आदि को जन्म दिया। नई लगान व्यवस्था ने भी भारतीय ग्रामीण सामाजिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला। तो ये लगान व्यवस्था जो हमने पढ़ी थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयत बाड़ी, महल बाड़ी, तो ये व्यवस्था भी भारत के गांवों के सामाजिक संबंधों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश कानून संहिता और ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था ने सामाजिक और जातीय संबंधों को तोड़ दी डाला, जिससे ग्रामीण आत्मीयता को धक्का लगा। यानी उन्होंने जो उद्योग खत्म किए, एग्रीकल्चर को खत्म किया, या एग्रीकल्चर का वाणिज्यीकरण किया, जिससे गाँव की आत्मनिर्भरता को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश कृषि नीति, आर्थिक नीति और लगान प्रणाली के परिणाम स्वरूप छोटे जो किसान थे, छोटे छोटे किसान की ज़मीन धीरे धीरे उनके हाथ से निकल गई, यानी साहूकार लोगों के शरण में चली गई, जिसकी वजह से भारतीय किसान खेतिहर मजदूर में बदलने लगे। यानी जो किसान अपने खेत का मालिक था, अब वही अपने खेत में मजदूरी करने वाला किसान बन गया है, मजदूर जो है बन गया अपने खेत में। ब्रिटिश सरकार ने भारत के रेलवे, संचार व्यवस्था, डाक तार, टेलीफोन व्यवस्था को आरंभ किया। उन्होंने ज़्यादा अच्छी सड़कों का निर्माण किया। तो ये किस वजह से हुआ? एग्रीकल्चर के वाणिज्यिकरण के कारण ना, तो इस वजह से। लेकिन इसके पीछे इंटेंशन क्या है? व्यापार के लिए हर गांव तक पहुंचना, हर शहर तक पहुंचना, जनता का भला करना नहीं है। इसके लिए रेलवे, डाक तार, टेलीफोन व्यवस्था आरंभ नहीं की कि जनता का भला हो, वो सिर्फ अपना व्यापार के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ज़्यादा अच्छी सड़कों का निर्माण किया ताकि बंदरगाहों तक कच्चा माल पहुंचाने में सुविधा मिल सके। अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने भी यहाँ ये सभी कार्य जो हैं इसलिए किए ताकि उनकी व्यापारिक घुसपैठ जो है आसान हो सके, हर क्षेत्र में पहुंच सके। तथा लंकाशायर और मैनचेस्टर, ये इंग्लैंड के शहर हैं, लंकाशायर और मैनचेस्टर के मिलों तक कच्चा माल जो है आसानी से पहुंचाया जा सके, और वहाँ उत्पादित माल को भारत के दूर दराज गाँव में पहुंचाया जाए। यानी कि यहाँ का कच्चा माल भारत के हर गांव से ला करके बंदरगाहों तक ले जा करके इंग्लैंड भेजा जाए, और इंग्लैंड में तैयार माल को हर गांव तक, जो हर शहर, हर कस्बे तक पहुंचाया जाए। तो ये जो सुविधाएं उन्होंने की है, रेलवे की, संचार व्यवस्था की, डाक तार की, टेलीफोन की और अच्छी सड़कों की, तो इनके पीछे इंटेंशन जो है जन सेवा का नहीं है, वो अपना व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो ये था कृषि का वाणिज्यिकरण।
कल नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।